अमूमन जनता के बीच एक कहा जाता है कि अनाजों की कीमत बढ़ रही है तो किसानों की आय बढ़ेगी उससे, जबकि आपने बताया कि अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, राजनीति की इतनी गूढ़ जानकारी तो कहीं से आती नहीं है। आम आदमी यही समझता है कि अगर गेहूं का दाम बढ़ रहा है, चावल का दाम बढ़ रहा है, तो फिर इसका लाभ सीधे किसानों को पहुंच रहा है, जबकि सीधी सी बात है किसानों के हिस्से में तो कुछ नहीं आता है। किसानों के हिस्से में तो उसका शोषण केवल आता है। और ये सारा लाभ कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष कर जो लगता है, और खास करके जो उसके ऊपर वो ऊपर वाले खर्चे आते हैं, उसके चलते दाम बढ़ता है। तो किसान की तो हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। किसान की फसल का मूल्य तो उसको मिलता नहीं है, उसको बढ़ा हुआ दाम तो उसको मिलता नहीं है। फल क्या होता है कि आज के धनतेरस के दिन हर पूरा हमारा पूरा समाज अपना यह मान के चलता है कि आज हम कुछ न कुछ जरूर खरीदेंगे। अच्छा, अमूमन ये कहा जाता है कि आज के दिन ऐसी मार्केटिंग की जाती है, बड़े बड़े होल्डिंग आप देखिए, सोना आप खरीदिए। आज के दिन में जितनी चीजें खरीदी जाएगी सब काल फिक्स है। इस पीरियड में आप खरीदेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा। 13 गुना तक वृद्धि का प्राविधान है। हमारे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आज के दिन आप सोना खरीदिए, इस काल में खरीदिए, इस काल में खरीदिए, तो 13 गुना वृद्धि होगी। हाँ, 13 गुनी समृद्धि तो होती है, लेकिन किसकी होगी? आपने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया कि जो अप्रत्यक्ष कर लाद दिया जाता है, जो कोयला अपना बाहर से ला करके यहाँ पर 100 गुना 300 गुना दाम में उसको बेचा जा रहा है, सारा लाभ तो वहां जा रहा है। पेट्रोल पर दाम बढ़ाया जा रहा है, गैस पर दाम बढ़ाया जा रहा है। ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई पड़ता है कि ये तो केवल पेट्रोल पर खर्चा हो रहा है, इसका दाम बढ़ रहा है, लेकिन उससे हमारा किसान भी पीड़ित होता है। और अब हम चलेंगे अपने बैंकिंग के अपने विशेषज्ञ हैं विश्वास उडगी जी, ये धनवंतर जी तो अपना धनवंतर जी और ये अपने कुबेर की भी आज पूजा होती है। तो ये जो अपने आधुनिक कुबेर लोग हैं, ये किस तरीके से मुद्रा पर नियंत्रण करते हैं, इसको हमने 8 साल पहले देखा था। नोटबंदी के नाम पर घर की महिलाओं का भी जो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा बचत का स्रोत था, हमारे महिलाओं को भी चोर साबित कर दिया गया और उनको चोर कहा जाने लगा। और इस तरीके से अपना नोटबंदी के नाम पर एक बार जो पूरे देश की संपदा अपना इकट्ठा कर ली गई, और उसके बाद नया नोट छापा गया। अब तो और उसके बाद फिर जो है यही हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस में ही कहे थे, हमारे बनारस के सांसद हैं कि 50 दिन का हमको समय दे दो, अगर नहीं सुधार होगा तो जिस चौराहे पर आप कहिए हम आ जाएंगे और आप हमारे साथ जो चाहे सो करें। तो खैर, अब वो सारी चीज तो अपनी जगह धरी रह गई। और उसके बाद स्थिति आई कि 8 साल बाद उन्हें 2000 का नोट भी, उस समय तब कहा जाता था इसमें चिप्स लगी हुई है और 100 फीट नीचे तक, 100 मीटर नीचे तक भी अगर ये नोट गाड़ के रखा जाएगा तो उसको मोदी जी निकाल लिया करेंगे। लेकिन फिर उस 2000 की नोट को भी बंद करना पड़ा, और उसको कैसे बंद करना पड़ा, इन सारी के अपना प्रक्रिया पर हम चाहेंगे कि आप हमारे हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को ज्ञान दे। इस बीच हमारे साथ आर्थिक पत्रकार विजय चावला जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। विश्वास उडगी जी, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और आपने कहा कि धनतेरस में धन की पूजा होती है, लेकिन लोगों के पास धन किधर है? अब जब 5 किलो अगले 5 साल तक मुफ्त मिलने के वादा इस देश का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, तो इसका मतलब इस देश की गरीबी का एक जिसको कहते हैं अनाउंसमेंट ही वो कर रहे हैं कि अगले 5 साल तक भी 80 करोड़ और 80 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे रहेंगे। मतलब हंगर इंडेक्स जब बता रहा है कि भारत देश का नंबर 106वां है 125 में से, तो इतनी बुरी हालत है और हम धनतेरस को कैसे मनाएंगे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस देश में अभी हमारे अर्थशास्त्री ने जो कम शब्दों में बहुत बड़ा पिक्चर बताया कि देश में गरीबी क्या है, किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है, और जीडीपी कितना भी बढ़ते रहे, लेकिन यहाँ पे पावर्टी मतलब गरीब लोग ज्यादा है, उनकी गरीबी बढ़ रही है। अब ऐसे हालात में फिर भी बड़े शहरों में
एक जो चमक दमक दिखती है, मॉल तो भरे हैं और खरीदी भी हो रही है, तो ये जो एक मिडिल क्लास है इस देश का, ये इस देश का मिडिल क्लास आज 25-30 करोड़ के तादाद में है और ए ग्रेड सिटीज, बी ग्रेड सिटीज में ये फैला हुआ है। तो ये आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मार्केट है, धनतेरस का मार्केट है, लक्ष्मी पूजन का मार्केट है, या इस देश की पूंजीबाजी व्यवस्था का बड़ा मार्केट है। वो मार्केट सोना का है, चांदी का है, सभी कंज्यूमर ओरिएंटेड वस्तुओं का है और यही सब लोग बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स है। शेयर मार्केट में भी वही प्लेयर्स है, इसीलिए आज के धनतेरस के दिन अभी शेयर मार्केट में एक अलग सा सेशन हो जाएगा, हो रहा है मतलब अभी तो करीब करीब 7-8 करोड़ लोग वहां पे जो इनकम टैक्स पेयर्स है शेयर मार्केट में उछलते कूदते हैं। तो आज के तारीख में वो शेयर मार्केट आज गिरा हुआ नजर आया था। धनतेरस के दिन वो शेयर मार्केट गिरा हुआ नजर आ रहा था। अभी लेटेस्ट पोजीशन मुझे मालूम नहीं, लेकिन अर्ली अवर्स में ये शेयर मार्केट गिर रहा था। लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत कुछ खरीदारी होती है, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में होती है, कंप्यूटर्स में होती है, कोई कंज्यूमर्स की महंगी वस्तु में होती है और नए घरों के जो कंस्ट्रक्शन बंबई, थाना, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली के आसपास जो हो रहा है वहां पे घर भी खरीदी किए जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सवाल ये है कि इस बड़ी जीडीपी में ये बहुत कम लोग जो है वो ये 20-25 या 30 करोड़ तक लोग जिनके हाथ में अभी भी परचेसिंग पावर है। अर्थशास्त्री जी ने अभी बताया कि जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं उनकी हालत कितनी खराब है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के 6% लोग और जो बड़ी संपत्ति कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो सिर्फ 1 लाख लोग, इनके पास इतनी बड़ी संपत्ति इन बड़े शहरों में खर्च करने के लिए है, जिससे जीडीपी बढ़ रहा है और जिससे शायद जीएसटी में भी उनका थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक बड़ा मार्केट है जिसको आज भारत की पूंजीबाजी अर्थव्यवस्था मद्देनजर रखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करती है और यही इन लोगों का धनतेरस है। यहाँ पे इस देश के 94% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का धनतेरस का कोई मतलब नहीं है। उनको रोज का पेट पालने के लिए धन जुटाना भी मुश्किल है, जो मेरे ख्याल से 200 रुपए से भी कम है। और ऐसे वक्त महंगाई की मार जिस तरह से अर्थशास्त्री जी ने समझाया है, मैं उसे ज्यादा अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है उसे 100% में सहमत हूँ। और ये आज की तारीख में पिछले 50 साल में नहीं था, इतना बेरोजगारी का रेट है। और इसे देखा जाए तो 10.2% वो परसों ही सीएमआई ने आंकड़े दिए थे। और महंगाई आरबीआई ने पिछले 4 साल में कभी भी वो महंगाई 6.5% से नीचे नहीं लाने की कोशिश की है, मतलब उनके हद के बाहर की बात है। अब खुद कहते हैं कि हम 2 या 4% के बीच ही रख पाएंगे, लेकिन असल में वो 6.5 से 7.5% तक चल चुकी है। और मैं समझता हूँ ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई का लाभ भी जो संगठित क्षेत्र है, जिसको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिलता है, जो हर 3 महीने में इनको कॉम्पेंसेशन मिलता है। और मैं आपको एक विरोधाभास बता रहा हूं कि संगठित क्षेत्र को ये महंगाई का कॉम्पेंसेशन मिलता है, जैसे बैंक कर्मी हो, इंश्योरेंस कर्मी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, जितने भी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हो, जिनको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कॉम्पेंसेशन मिलता है। चाहे महंगाई पहले बढ़ी हो, लेकिन 3 महीने के बाद इन सारे संगठित क्षेत्र के लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलता है। और हमारी बुरावत यह है कि 94% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को 2 वक्त खाने का मोहताज है। इतनी विषम परिस्थिति आज के धनतेरस के दिन हमारे सामने दिखाई देती है। तो एक बड़ा मार्केट ये 25-30 करोड़ लोगों का है, इस देश के पूंजीबाजी अर्थव्यवस्था का वो बेस है। और मैं समझता हूं कि यूरोप के किसी भी देश में 25-30 करोड़ की लोक संख्या कहीं भी नहीं है, इसलिए उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। और वो बंबई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता, ये मेट्रो सिटीज और सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन सिटीज जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है। और यहीं पे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, यहीं पे वो एफडीआई इन्वेस्ट किया जाता है और यही वो मार्केट है दुनिया को लुभाता है। और इसी के कारण ज्यादातर मैं समझता हूँ संपत्ति बनती है, उसका केंद्रीकरण भी इन्हीं लोगों के हाथ में है। तो एक विरोधाभास है। एक सही पिक्चर, जो बड़ा पिक्चर है, जो अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी ने बताया, वो असल में एक भीषण वास्तव है। लेकिन दूसरा ये शहरों में जो वास्तव है, यहाँ पे जो चमक दमक दिखती है, ये भी एक वास्तव है। और इन दो दुनिया में हम बस रहे हैं। तो धनतेरस किसके लिए? तो धनतेरस सिर्फ कुछ
20-25 करोड़ अमीर लोगों के लिए है, जिसमें इस देश का मध्यम वर्ग भी आता है, जिनको महंगाई का फायदा भी होता है, इसलिए इनको महंगाई की मार नहीं है। ये मेरा एक स्टेटमेंट है। मैं यहीं पे रुकता हूं, आगे आने के बाद फिर चर्चा करेंगे।